कक्षा 11वीं अध्याय राजनीति विज्ञान का, और उस अध्याय का नाम है विकास। बहुत संक्षिप्त शीर्षक, बहुत छोटा शब्द, मात्र 3 अक्षरों का, पर बहुत व्यापक अर्थ। विकास अर्थात डेवलपमेंट। जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। उसमें सबसे पहली बात जो आपके मन में आ रही होगी वो है कि विकास जो है वो तो उसका संबंध आर्थिक विकास से है। तो फिर ये वाला विषय राजनीति विज्ञान में क्यों? आर्थिक मुद्दों से जुड़ा हुआ विषय राजनीति विज्ञान में क्यों? स्वाभाविक है प्रश्न का उठना, क्योंकि आपका ये सोचना भी स्वाभाविक है कि विकास के सामान्य मायने आर्थिक मुद्दों से हैं। लेकिन हम आगे इसमें जैसे जैसे बढ़ेंगे इस अध्याय में, हम समझेंगे कि विकास आर्थिक मुद्दों से हटकर कुछ और भी है। राजनीतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सभ्यता का विकास, भौगोलिक विकास, संसाधनों का विकास, न जाने ऐसे कितने विकास हैं, और इसमें एक राजनीतिक विकास भी है। अब ये राजनीतिक विकास जो विकास का एक पहलू है, उसका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे, और आप समझेंगे, आप जानेंगे आगे कि इस विकास शब्द से जुड़े हुए कुछ पहलुओं का अध्ययन हम ऑलरेडी पूर्व में कर चुके हैं। उसको केवल उस विषयों को जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं उसको अब हमको विकास के नज़रिए से देखना है। तो पहली बात तो ये हुई कि विकास के मायने मात्र आर्थिक पहलुओं से नहीं हैं, बल्कि उसके साथ कुछ और भी बातें जुड़ी रहती हैं। एक उदाहरण ले, मान लीजिए एक कक्षा के द्वारा एक कार्यक्रम कराने निश्चित किया गया स्कूल में। आपकी एक कक्षा है, कक्षा 11वीं के बच्चे तय करते हैं कि कल स्कूल में या 5 दिन बाद स्कूल में एक कार्यक्रम होगा जिसमें कक्षा 11वीं के बच्चे भाग लेंगे, केवल उन्हीं का होगा वो। अब उसमें एक तरीका ये होता है कि कक्षा शिक्षक और आप लोग मिलकर तय करते हैं कि कौन बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे, उसका एक ग्रुप बन जाता है। कौन से बच्चे आमंत्रण और सजावट में जुड़ेंगे, उनका एक ग्रुप हो जाता है। कौन से बच्चे अन्य व्यवस्था, कुछ खासकर अनुशासन से संबंधी व्यवस्था, उसको देखेंगे, एक ग्रुप वो बन जाता है। एक 5-6 बच्चों का ग्रुप ऐसा भी बन जाता है जिसका काम है लॉजिस्टिक्स, यानी कार्यक्रम से जुड़े हुए सामानों की व्यवस्था करना, आदि आदि। और उसके बाद कक्षा में बातचीत होती है और कक्षा शिक्षक या संबंधित शिक्षक आप लोगों से पूछते हैं कि भाई ये 5-6 आप लोगों ने बताए दल बनने चाहिए, इसमें कौन किस दल में जाएगा। आप में से कुछ लोग कहते हैं सांस्कृतिक में, कुछ कहते हैं हम स्वागत समिति में रहेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि हम लॉजिस्टिक्स में रहेंगे, कुछ कहते हैं कि हम पर्दे के पीछे की तैयारी में जुड़े रहेंगे, आदि आदि। और कुछ ऐसे भी रहते हैं जो 2 समितियों में जाने की बात करते हैं, क्योंकि शायद उनको दोनों समितियों में उनकी रुचि है। उसके बाद सदस्यों के बीच में बातचीत होती है, शिक्षक भी शामिल हैं, वाद विवाद होता है, हो सकता है थोड़ी बहस भी हो जाए, हो सकता है थोड़ा बच्चे नाराज़ भी हों कुछ, लेकिन अंत में धीरे धीरे धीरे, भले ही इस प्रक्रिया में 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाए, एक सहमति निकलती है और 5 दल तैयार हो जाते हैं। और उस दल में आप लोगों की सहमति है, शिक्षक की भी सहमति है, और स्वेच्छा से बनाया हुआ दल है। ठीक, ये तो हुई एक स्थिति। एक दूसरी स्थिति की कल्पना करें जहाँ पर कक्षा शिक्षक कक्षा में जाते हैं
5 दलों के नाम लेते हैं, उसके बाद कक्षा के बच्चों के नाम पूर्व लिखित दलों में जो पहले से वो घर से विभाजित करके लाते हैं और कक्षा में बता देते हैं, बच्चों ये बच्चे इस दल में रहेंगे, ये बच्चे इस दल में रहेंगे, ये बच्चे इस दल में रहेंगे, ये बच्चे, और इस प्रकार बात ख़त्म। और ये जो मामला है मुश्किल से आधे घंटे पौन घंटे में निपट जाता है। काम यहाँ बड़ी जल्दी हो गया। निर्माण का काम, समिति निर्माण का काम, दूसरे में 2-3 दिन लग गए और बहस अलग हुई, कभी थोड़ी कड़वाहट भी आई, असहमति भी हुई, फिर अंततः सब सहमत हुए तो 2-3 दिन में वहाँ। अब प्रश्न ये है आपके सामने कि 2 तरह की जो समितियाँ बनी 2 कक्षाओं में, कौन सी कक्षा की का परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा, कौन सी कक्षा का परफॉर्मेंस आयोजन बेहतर रहेगा। एक वो जिसमें बच्चों लोगों से सहमति ली गई, बच्चे लोगों ने बातचीत की, तय किया स्वयं और अपनी इच्छा से वो विभिन्न दलों में गए, और एक वो समिति जिसमें शिक्षक ने आकर अपने विचार लाद दिए और आपके पास कोई चारा नहीं, आपने उनकी बातों को यथावत एक अनुशासनबद्ध तरीके से मान लिया। निश्चित रूप से आप मानेंगे कि पहली स्थिति जिसमें बच्चे इन्वॉल्व थे, वह स्थिति ज़्यादा बेहतर परिणाम पैदा करेगी। अर्थात उस दल के द्वारा, उस कक्षा के द्वारा जिसमें बच्चों ने आपस में बातचीत करके, बहस करके और फिर अंत में सुलह करके, अंत में सहमति जताकर दल बनाए, वहाँ बेहतर कार्यक्रम होगा, क्योंकि बच्चे स्वयं उसमें इन्वॉल्व थे। ये बात इसलिए बताई जा रही है कि विकास की जब हम आगे बात करेंगे तो हमें ये देखना है, समझना होगा कि विकास के कौन सा मॉडल किस देश में लिया गया है और क्यों और कैसे। अर्थात जहाँ वहाँ कार्यक्रम में, कक्षा में बच्चों से बातें मांगी गई, वैसे ही क्या किसी देश में या भारत में विकास का मॉडल ऐसा है जहाँ जनता से मांगा गया हो कि उनको क्या चाहिए और जनता के अनुसार फिर योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया हो, या दूसरी स्थिति कक्षा की जहाँ पर सरकार ने जनता से पूछे बिना अपनी सोच समझ से, अपने विवेक से योजना बनाई और उसको जनता पर लाद दिया। इसके क्या परिणाम हैं, ये कैसे मॉडल हैं, ये कैसे उदाहरण हैं और इसके क्या परिणाम होते हैं, इसका भी हम अध्ययन आगे करेंगे। तो अब हम अपने इस अध्याय को की ओर बढ़ने के पहले हम थोड़ा जान लें कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला कि विकास शब्द जो है इसकी व्याख्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। विकास की जब हम बात करते हैं तो आदिकाल से मानव जाति का जो इतिहास रहा है बड़ा लंबा रहा है, हजारों करोड़ों वर्षों का रहा है, और उसमें लगातार विकास ही हुआ, सुधार। ये एक निरंतर प्रक्रिया रही है, सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया रही है। इसमें बाधाएं भी आईं, पर ये बाधाएं भी प्रगति की दिशा को आगे की ओर बढ़ाती हैं। यही कारण है कि जो आखेट का युग था या शिकारी युग था, आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व, वो शिकारी युग से प्रारंभ हुआ मानव आज अंतरिक्ष युग में पहुंच गया है, मंगल की बात कर रहा है, आदि आदि। ये जो विकास यात्रा है, इस लंबे अभियान के बावजूद, इस विकास यात्रा की जो लंबी दौड़ है, उसमें एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में इस यात्रा को हम द्वितीय विश्व युद्ध के पहले नहीं सोचते थे। अर्थात विकास यात्रा में हम राजनीतिक पहलू को पहले नहीं देखते थे। कब से पहले? 1945 से पहले। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति
के पूर्व की जो हम मानव विकास की जो गाथा है उसमें राजनीतिक पहलू, राजनीतिक अवधारणा या राजनीतिक कॉन्सेप्ट, संकल्पना, इसकी ज़्यादा इसमें अहमियत नहीं थी। यही कारण था कि 17वीं और 18वीं शताब्दी जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति का काल था, जिसका हमने पूर्व में अध्ययन किया है, वहाँ औद्योगिक क्रांति का परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अपने माल के लिए मार्केट बनाने के लिए और कच्चे माल को आयात करने के लिए यूरोप के वे देश जो औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहे थे, वे देश एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में क्या करते हैं, अपना अपना साम्राज्य बनाते हैं। और उन देशों की संख्या बड़ी कम थी और वे देश बड़े छोटे थे। स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, ये सब उस समुद्री तट में बसे और बड़े छोटे छोटे देश। अमेरिका अफ्रीका से निकटता थी और एशिया से तो जुड़े हुए थे एक तरीके से। ये छोटे देश औद्योगिक क्रांति के काल में विभिन्न देशों में, महाद्वीपों में जाकर साम्राज्यवाद या साम्राज्य बनाते हैं। क्यों? अपने माल को बेचने के लिए। जो अतिरिक्त माल का उत्पादन उनके यहाँ हो रहा था औद्योगिकरण के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण, उस अतिरिक्त माल को बेचने के लिए और अतिरिक्त माल बनाने के लिए जो उद्योगों की स्थापना हुई थी, उस उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता था। तो रॉ मटेरियल के लिए भी उन्हें इन महाद्वीपों की ओर जाना पड़ा और ऐसा करते हुए उन्होंने एक साम्राज्य की धारणा को जन्म दिया, नए नए साम्राज्य बनाए। ऐसा करते हुए निश्चित था कि उन्हें वहाँ पर जोर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। जब भारत में अंग्रेज लोग आए तो एक गवर्नर जनरल, उसने अपनी अंग्रेज सरकार को लिखा कि भारत में अब समय आ गया है कि व्यापार करने के लिए अब हमें हाथ में तलवारें लेनी पड़ेंगी। दूसरे शब्दों में उसका वाक्य था, द ट्रेड कैन नॉट बी कैरीड आउट विदाउट सोर्ड इन हैंड। अर्थात हमें ताकत की जरूरत पड़ेगी, दमन की जरूरत पड़ेगी। और दमन और ताकत की जरूरत क्यों? क्योंकि वहाँ की जनता के खिलाफ वो लोग कार्य करेंगे, शोषण करेंगे। तो यहाँ शोषण शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। निर्दयतापूर्वक शोषण करने की ज़रूरत उनको पड़ी। और जब ऐसा कर रहे थे ये देश जिनका मैंने नाम लिया, जो साम्राज्यवादी विचारधारा के देश थे, शोषण करते हुए बड़ी निर्दयतापूर्वक इन्होंने इन क्षेत्रों का आर्थिक दोहन किया, संसाधनों का दोहन किया। और ऐसा करते हुए उनके मन में उस क्षेत्र के लोगों के विकास की कोई चिंता नहीं थी। बिल्कुल वो ये नहीं सोचते थे कि यहाँ के लोगों का क्या होगा। उनके चिंता से बड़े दूर की बात थी। आधुनिक ज्ञान विज्ञान आता है, वो भी यूरोप में आता है। औद्योगिकरण के आगे पीछे जो वैज्ञानिक विकास भी जो हम देखते हैं वो हम यूरोप में ही देखते हैं। और परिणाम क्या होता है कि वहाँ पे बड़े वैज्ञानिक, बड़े आविष्कार, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े विद्वान, ये सब हुए। लेकिन उन्हें मालूम था कि हम लोग जो हैं, हमारा जो विकास हो रहा है, इसके पीछे उन महाद्वीपों में शोषण उसका कारण है। तो इसलिए शोषण उनका मुख्य उद्देश्य होता था, विकास नहीं। वो इसकी चिंता कतई नहीं करते थे कि उस क्षेत्र के लोगों का क्या हो रहा होगा। दूसरे शब्दों में कहने का तात्पर्य यह है
कि इन्हें विकास की कोई चिंता नहीं रही और वे अपने अपने देशों के शासकों की हाँ में हाँ मिलाते हुए शोषण करने और अपने देश को समृद्ध बनाने में लगे रहते थे। उसके लिए जो चुनौतियां थीं, उन चुनौतियों का बखूबी वो सामना करते थे और सरकार का आंख मूंद करके समर्थन करते थे। अर्थात ये साम्राज्यवादी देश एक लक्ष्य कार्य में व्यस्त थे, औद्योगिक क्रांति, साम्राज्यवाद अगला कदम, साम्राज्यवाद परिणाम स्वरूप शोषण, परिणाम स्वरूप विकास की कोई चर्चा नहीं। यहाँ तक कि जो एक तरह से लोकतंत्र भी जब आया कुछ देशों में, तो लोकतंत्र का समर्थन करने वाले एक बहुत प्रसिद्ध विचारक हुए हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल। और वो भी कैसे लोकतंत्र का, जैसा आज स्वीकार किया जाता है, प्रतिनिधि शासन वाला लोकतंत्र जो आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, उसकी भी पैरवी करने वाले एक ब्रिटिश विचारक जिनका नाम जॉन स्टुअर्ट मिल है, J.S. मिल, उन्होंने भारत को स्वशासन देने की सख्त खिलाफत की और वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने का मुद्दा न उठाने का उन्होंने एक तरीके से प्रण लिया। उसके लिए पूरी तरह उन्होंने ये इस बात को खारिज कर दिया कि भारत जैसे देश में, जहाँ से हम इतना कच्चा माल ले जाते हैं, जहाँ से हम अपने विकास के लिए इतना दोहन कर पाते हैं, वहाँ पर लोकतंत्र की बात करना, वहाँ पर स्वशासन की बात करना, ये बिल्कुल गलत बात है, अयोग्य है। ऐसी बातों को जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे लोकतांत्रिक विचारधारा वाले व्यक्ति ने भी खारिज कर दिया। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि शोषण और विकास, इसको यदि हम देखें तो उन देशों का विकास अन्य देशों के, विश्व के शेष देशों के शोषण से हुआ है। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हुए आएंगे विकास शब्द का व्यर्थ अर्थ समझते हुए विकास की परिभाषा क्या है, और इस परिभाषा के संबंध में हम कुछ विचारकों की परिभाषाओं को संक्षिप्त में उन्होंने जैसा परिभाषित किया है वैसा ही समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगला मुद्दा जो हम इस अध्याय में देखेंगे वो है विकास के उद्देश्य क्या है, विकास क्यों, क्या भौतिक सुख के लिए, सुख के लिए। अब यदि सुख की बात करें तो सुख भी कई तरीके के होते हैं। पर्याप्त धन होते हुए भी हजारों लोग सुखी नहीं हैं। ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं जो धन की कमी रहते हुए भी बड़े सुख है, परमानंद। तो आखिर विकास का उद्देश्य क्या है, किस लिए विकास? केवल भौतिक सुख के लिए, केवल आध्यात्मिक सुख के लिए, मानव जाति की प्रगति के लिए, आदि आदि। ये हमारा अगला मुद्दा इस अध्याय का होगा। उसके बाद हम आएंगे कि यदि हम विकास के उद्देश्यों की बात करते हैं तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग रास्ते हैं जिन्हें हम मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडल, अलग अलग मार्ग समझ लीजिए। जैसे भारत में हम प्राचीन संस्कृति की बात करें तो ईश्वर को पाने के लिए 3 मार्ग बताए गए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान प्राप्त करते जाओ तो ईश्वर प्राप्त होगा। दूसरा था कर्म करते जाइए, अच्छे कर्म करेंगे तो ईश्वर प्राप्ति होगा। ज्ञान वगैरह से ईश्वर प्राप्ति नहीं होती, कर्म से होती है। और तीसरा है भक्ति मार्ग। ये ज्ञान और कर्म अपने तहीं ठीक है, लेकिन यदि हमें वास्तव में
अपने ईश्वर तक पहुंचना है तो हमें उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, हमें उनकी भक्ति में रम जाना होगा, सांसारिक सुखों को त्याग कर पूरे समय भक्ति में लगे रहना होगा। ये जैसे मार्ग हैं, उसी तरह विकास को पाने के भी कई मार्ग हैं। लेकिन किस तरह का विकास, विकास के उद्देश्यों को हम समझेंगे तो उसके बाद हम समझेंगे कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कितने तरह के मार्ग हैं या कितने तरह के मॉडल हैं, किन किन रास्तों से हम विकास तक पहुंच सकते हैं, किस तरह के विकास के लिए हम प्रयासरत हैं, आदि आदि। तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे विभिन्न मॉडल, उन मॉडल की उपलब्धियां, क्या अच्छाइयां हैं, उन मॉडल की बुराइयां, और उन विभिन्न मार्गों या मॉडल में आने वाली विविध समस्याएं, क्या दिक्कत है। भारत में विकास का जो मॉडल है उसकी क्या समस्याएं हैं, अमेरिका के विकास का जो मॉडल है जो भारत से अलग है उसकी क्या समस्याएं हैं, उसकी क्या उपलब्धियां हैं, भारत के विकास के मॉडल का उद्देश्य क्या है, अमेरिका का विकास मॉडल क्या पाने की इच्छा रखता है, और ऐसे ही अन्य देश। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद जो अंतिम बिंदु आएगा वह है कि विकास के जो मॉडल्स हैं, ऐसा कोई मॉडल है जो निरंतर, जिसे सतत रूप से अपनाया जा सके, अबाध गति से उस मॉडल को हम जारी रखें। जो मॉडल अभी तक थे उस मॉडल की समस्याओं, उपलब्धियों, उद्देश्यों आदि को मद्देनज़र रख क्या हम कोई सा ऐसा वैकल्पिक मॉडल बना सकते हैं जो इन की कमियों को पूरा करते हुए मानव समाज को विकास की ओर ले जाए, या जो भी उसका उद्देश्य है विकास का उसको पूरा करे। तो इस प्रकार हमारा जो अध्ययन का बिंदु रहेगा वो मूलतः इन तक सीमित रहेगा। यदि मैं बात करूं विकास के तरीकों की, विकास के मॉडल्स की, तो उससे पहले अब हम थोड़ा चलते हैं विकास के अर्थ और उसकी परिभाषा की ओर।